Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नीलकंठ का भाग 3। पहले 2 भागों में हमने पढ़ा कि किस तरह लेखिका मोर के बच्चों को खरीद कर लाती है और उन्हें अपने पढ़ने लिखने के कमरे में रखती है, और फिर धीरे धीरे वह दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनके शरीर में परिवर्तन होने लगता है, और फिर लेखिका जब वह दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं तो लेखिका उन्हें नीलकंठ और राधा का नाम दे देती है। तो आइए अब इसके आगे पढ़ते हैं। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर इतना तीव्र भी नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर्र से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। इसमें लेखिका ने एक स्थिति के बारे में बताया है कि एक बार एक ऐसी स्थिति हुई कि जाली के भीतर एक सांप पहुंच गया और सब जीव जंतु तो इधर उधर जाकर छिप गए, लेकिन जो एक छोटा खरगोश था वो उस सांप की पकड़ में आ गया। अब सांप उसे निगलने का प्रयास कर रहा था, तो निगलने के प्रयास में उसने उसका पिछला शरीर तो मुंह में दबा लिया और शेष जो आधा शरीर उसका सांप के मुंह से बाहर था उससे इतना तेज स्वर नहीं निकल रहा था कि वह किसी को सुनाई दे सके। वह बहुत धीरे आवाज़ कर रहा था। किसी भी जीव जंतु को खरगोश की बच्चे की आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन नीलकंठ जो ऊपर दूर झूले में सो रहा था उसके चौकन्ने कानों ने उस धीरे से आवाज़ को भी सुन लिया और उसके स्वर की व्यथा, मतलब कि उसके स्वर में, उसके बोलने में जो दुख था उसने उसको पहचान लिया और वह अपनी पूंछ पंख समेटकर सर्र से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा, उसने अपनी सहज चेतना मतलब कि उसने अपने मन से यह समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सोचा कि यदि मैं खरगोश को इसके मुंह से छुड़वाने के लिए अगर सांप के फन पर चोंच मारूंगा तो उससे खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। नीलकंठ ने सोचा कि यदि मैं सांप के फन पर चोंच से प्रहार करूंगा तो खरगोश घायल हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया कि सांप के फन को अपने पंजों से दबाया और फिर उसने चोंच से उस पर इतने प्रहार किए कि सांप की पकड़ जो थी वो ढीली हो गई और खरगोश का बच्चा सांप के मुंह से निकल आया। अब खरगोश का बच्चा सांप के मुंह से निकल तो गया, लेकिन वह वही निश्चेष्ट सा पड़ा रहा। निश्चेष्ट मतलब कि बेहोश वहीं जमीन पर ही वो पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे
पंखों के नीचे रखकर उष्णता देता रहा। राधा ने नीलकंठ को सहायता देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन उसने अपनी मंदकेका मतलब धीमी धीमी आवाज़ से इस घटना की सूचना सब ओर फैला दी। अब माली भी वहाँ पर आ गए। फिर हम सब पहुँचे। लेखिका कहती है कि हम सब वहाँ पर पहुँच गए। नीलकंठ जब तक सांप के 2 खंड कर चुका था, 2 खंड अर्थात 2 टुकड़े कर दिए थे उसने सांप के। फिर उसके बाद जब उसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए, उसके बाद वह शिशु खरगोश के पास आया, खरगोश के बच्चे के पास आया और रात भर उसे अपने पंखों के नीचे रखकर उष्णता देता रहा। उष्णता यानी उसे अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। अब जो कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं। लेखिका कहती है कि नीलकंठ का यह रूप देखकर आज उन्हें समझ में आया कि कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र ने उन्हें अपने युद्ध वाहन के लिए क्यों चुना होगा। आज उनका नीलकंठ का यह स्वभाव देखकर उसे समझ में आ गया कि कार्तिकेय ने मयूर को, मोर को अपने युद्ध वाहन के लिए क्यों चुना होगा। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। इसमें लेखिका कहती है कि मयूर जो है वो कलाप्रिय वीर पक्षी है। कलाप्रिय मतलब कि उसके अंदर कलाएं भी हैं और वो एक वीर पक्षी भी है, हिंसक मात्र नहीं है। वो केवल हिंसा ही नहीं करता है, वो वीर पक्षी है और उसके अंदर कलाएं भी है। इसीलिए उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बाज, चील आदि का तो काम केवल क्रूरता है, केवल हिंसा करना ही है। उनके अंदर कोई कलात्मक गुण नहीं है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीयकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहज लय ताल रहता था। आगे पीछे, दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। इसमें लेखिका कहती है कि मोर में जातिगत गुण तो थे ही, उसमें मानवीय गुण भी विकसित हो गए थे। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर, मंडलाकार मतलब कि गोल करके, जब बादल जो है वो ऐसे काले काले छा जाते थे कि भाई बारिश आने वाली है, तो इसलिए वह क्या करता था, अपने इंद्रधनुषी पंखों को गोल बनाकर नाचने लगता था। और वह ऐसे नाचता था जैसे मान लो कि कोई इंसान नाच रहा है, और वो आगे पीछे, दाहिने बाएं क्रम से घूमकर कहीं भी जाकर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर से के पंख को छूती बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुँचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह
भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। इसमें लेखिका कहती है कि राधा नीलकंठ के जैसा सुंदर नृत्य तो नहीं करती थी, लेकिन फिर भी जब नीलकंठ नृत्य करता था तो राधा उसके दाहिनी ओर के पंख को छूकर बाईं ओर निकल जाती थी और बाईं ओर के पंख को छूकर दाईं ओर निकल जाती थी। इस प्रकार वह उसके चारों तरफ चक्कर लगाती रहती थी। अब लेखिका कहती है कि नीलकंठ को पता नहीं कैसे पता चल गया कि जब लेखिका जाली घर के पास आती है तो वह नीलकंठ जो है वो समझता था कि लेखिका को नीलकंठ का नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए जब भी लेखिका जाली घर के पास आती थी तो वह नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता था। और तब से यह क्रम हमेशा चलता था कि जब भी लेखिका जाली घर के पास आती थी तो नीलकंठ अपने झूले से उतरकर नृत्य करने के लिए खड़ा हो जाता था। अब प्राय लेखिका के साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि पहुंच जाता था और नीलकंठ उनका स्वागत कैसे करता था? सम्मानपूर्वक उनका पंख फैलाकर नृत्य की मुद्रा में खड़ा होकर उनका स्वागत करता था और वे सभी विस्मयाभिभूत हो जाते थे। विस्मयाभिभूत मतलब आश्चर्य से प्रसन्न हो जाते थे। कई विदेशी महिलाओं ने तो उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। अब जो नीलकंठ अपनी नुकीली पैनी चोंच से एक सांप के 2 टुकड़े कर सकता है, उसी चोंच से वह लेखिका की हथेली पर रखे हुए भुने चने कोमलता से धीरे धीरे उठाकर खाता था। इस प्रकार खाता था कि लेखिका को हंसी आ जाती थी और आश्चर्य भी होता था। अब फलों के वृक्षों से ज़्यादा अच्छे उसे फूलों से लदे हुए वृक्ष लगते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जालीघर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। अब वसंत ऋतु जब आती थी और आम के वृक्ष जो हैं सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, मंजरियों मतलब बोर से लद जाते थे, और अशोक के वृक्ष जो हैं वो लाल लाल पत्तों से ढक जाते थे, तब नीलकंठ जालीघर में इतना बेचैन हो जाता था कि उसे जालीघर से बाहर छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सहज आहट पा लेते थे और तब उसकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिने पंख और बाएं पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इसमें लेखिका कहती है कि नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ऋतु ही थी। जब मेघ उमड़ आते थे, मतलब कि जब बादल आ जाते थे, तो पहले ही वे हवा में उसकी सहज आहट पा लेते। जैसे ही वर्षा आने वाली होती थी तो उनको पहले ही हवा में वो उस आहट को पहचान लेते थे और अपनी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती ही जब मोर आवाज़ करने लगते थे तो अपनी धीमी आवाज़ को बहुत तेज कर देते थे, मानो बूंदे के उतरने के लिए वो एक पंक्ति आवाज़ जैसे दे रहे हैं, मानो बूंदों को ज़मीन पर उतारने के लिए।
मेघ के गर्जन के ताल पर ही, और जैसे ही बादल गरजते थे उसी की ताल पर वो नृत्य करना आरंभ कर देते थे। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी अधिक तेज होती, तो नीलकंठ के नृत्य करने का वेग उतना ही अधिक बढ़ जाता। उतनी ही तेजी के साथ नीलकंठ नृत्य करने लगता था। उसकी केका का स्वर भी, उसकी आवाज़ भी उतनी ही तेज हो जाती थी। वर्षा के थम जाने पर जैसे ही वर्षा रुक जाती थी तो वह अपने दाहिने पंजे पर दाहिने पंख और बाएं पंख फैलाकर सुखाता था, और कभी कभी तो वे एक दूसरे के पंखों को चोंच से पीकर उनका गीलापन दूर करते थे। बच्चों, आज हमने पढ़ा पाठ नीलकंठ का तीसरा भाग। अब इसके आगे हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे।